हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे हम शेड्यूल 3 बैलेंस शीट की, और कल हमने बेटा लायबिलिटी साइड के मेन हेड और सब हेड लिख लिए थे। आज बेटा एनालिसिस कर रहे हैं कि सब हेड में और क्या क्या आइटम जाती हैं। बेटा लो प्यारे बच्चों, मेरी तरफ देखना। बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं, दोबारा से रिवाइज करते हैं कि मेन हेड क्या क्या थे। बेटा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, हमारे पास चार मेन हेड होते हैं बेटा। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, इसमें बेटा तीन सब हेड हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। सेकेंड मेन हेड शेयर एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड मेन हेड नॉन करंट लायबिलिटी, और बेटा इसमें चार सब हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। बेटा मैंने कल इसका शॉर्टकट भी बताया था, इसे हम प्यार से बोलते हैं बेटा एलडूल। चलो जी, उसके बाद बेटा फोर्थ मेन हेड इज करंट लायबिलिटी, और इसमें चार सब हेड हैं बेटा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, फिर है बेटा ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। बेटा ये हेड और सब हेड की चर्चा कल हमने कंप्लीट कर ली थी। आज कुछ बातें आपको बता रहा हूं। मैंने आपको बताया था चार चीजों पे चर्चा कभी नहीं होने वाली। बेटा ये दोनों मना किया हुआ है बेटा सीबीएसई बोर्ड ने कि हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जज नहीं करेंगे, और ये तो खैर आपके लिए इसका बेसिक जानना भी जरूरी नहीं है बाबू। जज तो इन दोनों का भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होने वाला, लेकिन इनके बारे में कुछ बेसिक्स जरूर बता देता हूं आपको। लो सुनना बेटा, ये टर्म लिखी गई है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। शेयर वारंट क्या चीज होती है बेटा? कई बार कंपनी को पैसे की जरूरत होती है और कंपनी शेयर इशू नहीं करना चाहती। कंपनी को पता है आज से 6 महीने के बाद या 3 महीने के बाद या 10 महीने के बाद उसने शेयर इशू करने हैं, तो वो क्या करती है, इन द मीन टाइम अगर उसको अर्जेंट पैसे की जरूरत है तो वो बेटा अपने प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर को बोल देती है कि मुझे पैसे दे दो। एक स्पेसिफाइड डेट मैं आपको बता देती हूं, एक स्पेसिफाइड प्राइस बता देती हूं जिस पे मैं शेयर दूंगी। मैं आज आपको एक डॉक्यूमेंट दे देती हूं नोन एज शेयर वारंट। शेयर वारंट में बेटा स्पेसिफाइड डेट लिखी होती है और स्पेसिफाइड प्राइस लिखा होता है कि किस प्राइस पे किस रेट पे कंपनी आपको शेयर दे देगी बेटा ऑन अ स्पेसिफाइड डेट। बाबू शेयर वारंट डॉक्यूमेंट आप ले जाओ, और बेटा क्या होगा, फ्यूचर में उसी डेट पे शेयर वारंट डॉक्यूमेंट वापसी ले आना और इसके बदले में शेयर ले जाना। तो बेटा ये होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। एक तरीके से आप शेयर वारंट खरीद रहे हो, शेयर वारंट फ्यूचर में आपको शेयर दे देगा एक स्पेसिफाइड प्राइस पे। फेस वैल्यू आज ही डिसाइड कर लेगी कंपनी। कंपनी ने कह दिया आपको मैं स्पेसिफाइड डेट पे शेयर दे दूंगी, आज ही बता दिया उसका प्राइस क्या होगा।
नहीं नहीं, सबके लिए इट इज वैलिड फॉर ऑल द मेंबर, चाहे आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर चाहे न्यू। ठीक है जी बेटा। सेकंड मेन हेडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, कई बार क्या होता है बेटा, कंपनी ने क्या करा, 1 लाख शेयर इशू करे, हर शेयर 100 रुपए का है। ठीक है, कंपनी क्या करती है, जनरली ये 100 रुपए अगर इकट्ठे नहीं मांगती तो आपसे क्या करती है, बहुत सारी इंस्टॉलमेंट में पैसा मांगती है। ठीक है ना, मान लो कंपनी ने कह दिया मुझे 40 एक बार चाहिए, 30 एक बार चाहिए, 30 एक बार चाहिए। ठीक है ना, तो बेटा जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है इसका नाम होता है शेयर एप्लीकेशन, जो सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है इसका नाम होता है शेयर अलॉटमेंट। बेटा उसके बाद जितनी भी इंस्टॉलमेंट होती हैं वो अपने अपने नाम से जानी जाती हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉल। अगर बेटा 2 किस्तें होती तो फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, अगर 3 और होती फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल। ठीक है ना, यानी कि बेटा कंपनी शेयर के पैसे आपसे किस्तों में भी ले सकती है। पहली इंस्टॉलमेंट को बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी, सेकंड को बोलते हैं शेयर अलॉटमेंट मनी, थर्ड को बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल, फोर्थ को बोलते हैं शेयर सेकंड कॉल, फिफ्थ को बोलते हैं शेयर थर्ड कॉल। ठीक है जी बाबू, अब एक बात समझना, बहुत आराम से देखना लिखा क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। बेटा आपने एप्लीकेशन मनी पे कर दी कंपनी को एडवांस में, 1 लाख लोगों ने 40-40 रुपए दे दिए। मेरी कंपनी के एंगल से सोचो, अलॉटमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिक्शनरी मीनिंग है डिस्ट्रीब्यूशन। शेयर अलॉटमेंट का मतलब है शेयर देना शेयर होल्डर को। आपने मुझे 40 लाख दे दिए, मैंने अभी तक आपको कुछ भी नहीं दिया। इट इज माई ऑब्लिगेशन कि मुझे आपको शेयर देने हैं फ्यूचर में। नहीं, जब आप पूरे पैसे दे दोगे मैं शेयर दे दूंगा, आप अभी किस्तें दे रहे हो मुझे। ठीक है ना, जैसे ही अलॉटमेंट मनी आ जाती है मैं आपको शेयर दे देता हूं। पूरी पेमेंट कर दी तो 40 लाख के शेयर हमें आज के रेट के हिसाब से मिलेंगे, जो उस टाइम रेट चल रहा होगा उसके हिसाब से मिलेंगे। भाई तेरे को रेट से क्या मतलब है, मैंने 100 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर इशू करा, मार्केट प्राइस शेयर मार्केट में कुछ भी चल रहा हो 100-120, तुझे क्या मतलब है। हाँ, तूने मेरे को क्या करा, 40 लाख रुपए दिए, पहली किस्त दे दी, 1 लाख शेयर होल्डर ने 40 रुपए मुझे दे दिए, मेरे पास 40 लाख आ चुके हैं। अलॉटमेंट के टाइम पर जब आप अलॉटमेंट मनी मुझे दोगे तब जाकर मैं आपको शेयर दे दूंगा। ठीक है ना, तो बेटा अभी मेरे लिए एक ऑब्लिगेशन है कि मेरे पास 40 लाख आ चुके हैं, मुझे आपके लिए परफॉर्म करना है, मुझे आपको भी शेयर देने हैं। तो बेटा ये भी अगेन लायबिलिटी साइड लिखा जाता है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। आप एप्लीकेशन मनी रिसीव कर चुके हो लेकिन बेटा अभी तक अलॉटमेंट आपने नहीं करी शेयर की। कोई दिक्कत तो नहीं इतनी बात में। बढ़े आगे, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी आपकी लायबिलिटी है कि शेयर वारंट जिस दिन वापस आएगा आपको शेयर देना है, ये भी आपकी लायबिलिटी है। इन दोनों के ट्रीटमेंट पे आपको जज कोई नहीं करने वाला। ठीक है जी, कल बेटा मैंने शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1 लिखा था। ठीक है जी, रिजर्व्स एंड सरप्लस के आगे नोट नंबर 2 लिखा था। बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे नोट नंबर 3 लिखा था, और बाबू लॉन्ग टर्म प्रोविजन के आगे नोट नंबर 4 लिखा था। आज चारों नोट नंबर को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर इतना कर लिया तो समझ लेना आज बहुत कर लिया। चलो जी, चलो बता दो अगर पता है तो। चलो ठीक है, ऐसे ही कर देते हैं बाबू। कल वाला कंसेप्ट आप लिख लेना, कंसेप्ट नंबर 57। तो हम ये नोट करते हैं कंसेप्ट नंबर 58। कंसेप्ट नंबर 58, और बेटा इसकी हेडिंग लिखते हैं एनालिसिस ऑफ लायबिलिटी साइड। एनालिसिस ऑफ लायबिलिटी साइड। लो बच्चों सामने देखना, मैं सबसे पहले नोट नंबर 1 को एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। शेयर कैपिटल। बेटा शेयर कैपिटल 5 तरीके की हो सकती है। ऑल्दो वैसे मेरा ये मुद्दा बेटा 3rd बुक में शुरू होना है, आज मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा और छोड़ दूंगा, सिर्फ एक ओवरव्यू दूंगा। शेयर कैपिटल 5 तरीके की होती है बेटा। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल,
सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, और बेटा फिफ्थ वन इज पेड अप शेयर कैपिटल। लो मैं एक एग्जांपल दूंगा, ये पांचों चीजें क्लियर कर दूंगा। बेटा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होता है? बेटा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल को कुछ लोग प्यार से नॉमिनल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। ये क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ फर्म कैन रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक। बेटा ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है किसी भी कंपनी की, कि आप मैक्सिमम कितना पैसा रेस कर सकते हो जनरल पब्लिक से, मैक्सिमम कितना रेस कर सकते हो। और बेटा ये ऑथोराइज कौन करता है? ये एक अथॉरिटी है बेटा जिसकी चर्चा आपने कभी ना कभी मुझसे सुनी होगी, सेबी। सेबी ऑथोराइज करता है कि आप मैक्सिमम कितना पैसा रेस कर सकते हो जनरल पब्लिक से। सेबी की फुल फॉर्म है बेटा सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है जी। मान लो बेटा किसी कंपनी को परमिट करा सेबी ने कि आप 50 करोड़ रुपए रेस कर सकते हो, तो बेटा आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल 50 करोड़ रुपए लिखी जाएगी और कुछ नहीं। ठीक है, बता देता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता। आपने क्या करा बेटा, एक बार 50 करोड़ लिखा, नीचे 2 लाइन लगा दी, इसको कहीं पर भी आप अमाउंट कॉलम में नहीं दिखाते। ठीक है जी बाबू, 50 करोड़ के लिए आप ऑथोराइज हो, लेकिन आपको लगा कि मुझे अब इतने रुपए क्या करना है। आपने क्या करा बेटा, 25 लाख शेयर इशू कर दिए, 100 रुपए का एक है, यानी कि यू वांट टू रेस 25 CR। आप 25 करोड़ रेस करना चाहते हो। आपने क्या करा, 25 लाख शेयर इशू कर दिए 100 रुपए वाले। ठीक है ना। तो बेटा इशूड शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? क्योंकि आपने 25 लाख शेयर इशू करे हैं 100 रुपए वाले, तो बेटा इशूड नाम ही क्या है बेटा, आपने कितना इशू किया है? आपने इशू करे हैं बेटा 25 लाख शेयर 100 रुपए वाले। इशूड शेयर कैपिटल इज 25 करोड़। ठीक है। अगेन बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसका भी कुछ नहीं होता बेटा कि आपने कितने इशू करे, होता सब कुछ एंड में बेटा कॉल्ड अप, पेड अप और सब्सक्राइब सही है। लो जी बेटा, मैंने इशू करे मार्केट में 25 लाख शेयर, लेकिन दुनिया ने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। अच्छा, ऐसा हो सकता है दुनिया ने कम खरीदे हो। मैंने 25 लाख शेयर इशू करे बेटा, दुनिया ने खरीदे ही 23 लाख। 23 लाख की एप्लीकेशन मेरे पास आने लगी, तो बेटा मुझे उम्मीद थी कि अब 23 लाख शेयर तो बिक ही जाएंगे। ठीक है ना। 23 लाख लोगों ने कहा हम शेयर खरीदने को तैयार है कंपनी में। ठीक है बेटा। तो बाबू सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल इज 30 लाख शेयर, 23 लाख शेयर सॉरी। ठीक है जी। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल क्या होती है बेटा? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ठीक है ना। सेबी ने मुझे परमिट करा 50 करोड़ तक रेस कर सकते हो, मेरे को अभी 50 करोड़ नहीं चाहिए बेटा। मैंने 25 करोड़ ही शेयर इशू करे 100 रुपए वाले, मैंने इशू कर दिए। लेकिन बेटा जरूरी थोड़ी है दुनिया सारे ही खरीद लेगी। दुनिया ने सब्सक्राइब ही कम करे, दुनिया ने 23 लाख शेयर की एप्लीकेशन दी। मैंने कहा चलो 23 लाख शेयर पे 100 रुपए तो मिलने ही वाले हैं, मुझे 23 करोड़ मिलने वाले हैं। इतने में मान लो बेटा मेरे पास 10-15 करोड़ का कहीं और से बेटा एडजस्टमेंट हो गया। मान लो मैंने लोन ले लिया और मैंने कहा नहीं मुझे ज़्यादा तो चाहिए ही नहीं, 23 लाख लोग मेरे शेयर खरीदने को तैयार है 100 रुपए वाले, 23 करोड़ देने को तैयार है। मैंने कहा नहीं 10-12 करोड़ तो मेरे पास आ चुका है लोन का, एक काम करो आज शेयर होल्डर आप एक काम कर दो, आप अपने 23 लाख शेयर पे ना मुझे 40 रुपए दे दो, मुझे पूरे 100 रुपए नहीं चाहिए। आप देने को तो तैयार 100 रुपए बैठे हो ना, मेरा शेयर भी 100 रुपए का है, लेकिन आप एक काम करो आज 100 में से 40 दे दो, जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगी ना मैं 60 रुपए और मांग लूंगा। समझ आई बात? तो बेटा मैंने 25 लाख शेयर इशू करे, लोगों ने खरीदे, जो एप्लीकेशन दी वो 23 लाख की दी, लेकिन बेटा मेरा बीच में कहीं और से अरेंजमेंट हो गया पैसों का, तो मैंने लोगों को कहा आप एक काम करो आज सिर्फ 40 रुपए ही दे दो बेटा। तो मैंने क्या करा बेटा, जो कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप मतलब कितना मांगा आपने लोगों से पैसा, मैंने पैसा मांगा 23 लाख शेयर होल्डर से, 23 लाख शेयर का 40 रुपए मांग लिया बेटा। मांगने के बाद लिखा हुआ है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल क्या होती है, लोगों ने कितना दिया बेटा, मैं बोलता हूं 22 लाख ने तो पूरे पैसे दे दिए, 40 रुपए दे दिए,
लेकिन 1 लाख शेयर होल्डर ऐसे निकले बेटा जिन्होंने अभी 35 ही रुपए दिए और देंगे बेटा फ्यूचर में 500 रुपए और। ऐसा हो सकता है ना, उनके पास अरेंजमेंट नहीं था, उन्होंने 35 लाख डाल के छोड़ दिया, कह रहे 5 लाख दे देंगे। मान लो ये एक ही इंसान है बेटा जिसके पास पड़े थे बेटा 1 लाख शेयर, उसने एप्लीकेशन 1 लाख की दी और अभी उसने मुझे 35 लाख दिए, कह रहा 5 लाख दे दूंगा। तो बेटा मैंने मांगे कितने हैं, पेड कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 23 लाख शेयर पे मैंने 40 रुपए मांगे हैं, लेकिन बेटा मिले कितने हैं मुझे, पेड अप कितनी है बाबू, 22 लाख ने पूरे पैसे दे दिए, लेकिन 1 लाख ने अभी मुझे 35 ही रुपए दिए होंगे। ठीक है जी बेटा। तो बाबू ये 5 तरीके की शेयर कैपिटल होती है, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल एंड बेटा लास्ट वन इज पेड अप शेयर कैपिटल। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आई? शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 फिनिश, इतना ही है, बाकी चर्चा और डिटेल्ड होगी, वो 3rd बुक में होगी, आप इसको नोट डाउन करो एक बार। बेटा एनालिसिस करते हैं नोट नंबर 2 के ऊपर। नोट नंबर 2 इज रिलेटेड विद रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये बहुत काम का नोट है। लो जी बेटा नोट नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। बाबू नोट नंबर 2 रिलेट करता है रिजर्व्स एंड सरप्लस से, और बहुत सारे रिजर्व बेटा इसमें आते हैं। मैं आपको यह भी बता दूंगा सबसे काम की चीज क्या है बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। बेटा अगर मैं रिजर्व की बात करूं, पहला रिजर्व कैपिटल रिजर्व, दूसरा रिजर्व कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, तीसरा रिजर्व डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, चौथा रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पांचवा रिजर्व रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, छठा रिजर्व आप बोल सकते हो अदर रिजर्व, 7th वन सरप्लस, 8th वन अदर फंड्स। लो बेटा बहुत आराम से चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, बहुत आराम से मेरी बात को सुनना। बाबू मैं बहुत सारी चीजों का तो इसमें से एनालिसिस कर सकता हूं, लेकिन 1-2 का मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। खैर मैं बता दूंगा क्या छोड़ूंगा, आपको पता लग जाएगा। बेटा सबसे पहले बात करता हूं, अच्छा वैसे आप रिजर्व का मतलब समझते हो, रिजर्व्स एंड सरप्लस रिजर्व का मतलब समझते हो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है बेटा जो भी आपने बांटे नहीं है कहीं पर भी, ठीक है ना, ये वो प्रॉफिट है जो अभी तक आपने बांटे नहीं है, मेरे बिजनेस में पड़े हुए हैं, ठीक है ना। ये सारे के सारे बेटा कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके के प्रॉफिट है, ठीक है जी। सुनना सबसे पहली बात कैपिटल रिजर्व, ये क्या चीज होती है बेटा, अगर मुझे मेरी फिक्स्ड एसेट्स बेचने से कोई गेन होता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व। मैंने 2 लाख रुपए की फिक्स्ड एसेट्स खरीदी थी आज से 20 साल पहले, कोई जगह खरीदी थी बेटा 20 साल पहले 2 लाख रुपए की, आज बेटा उसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है, वो 2 करोड़ की बिकी, मुझे गेन हुआ बेटा 1 CR98 lakhs, ये बेटा गेन कैपिटल रिजर्व है, ठीक है ना। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नोन एज कैपिटल रिजर्व, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये गेन होता है बेटा कैपिटल रिजर्व। बेटा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को पेंडिंग छोड़ रहा हूं, बता देता हूं बेटा जिस दिन बुक नंबर 3 होगी अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये बात आपको दोनों बातें वहां पर समझ आ जाएंगी, ठीक है। अभी नहीं मैं ये मुद्दा टच कर सकता, बहुत परेशान हो जाओगे आप अगर ये सब छेड़ा तो बेटा, ना तो ढंग से मैं क्लियर कर पाऊंगा और परेशानी अलग कर दे दूंगा आपको,
ठीक है ना। खैर ये तो समझ में आ रहा होगा, अगर इसके नाम के बराबर में बेटा रिजर्व लग रहा है, ये पार्ट तो रिजर्व एंड सरप्लस का होगा, इतना तो रटा जा ही रहा होगा बेटा आपसे। चलो जी बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ये क्या चीज होती है बेटा? जो अच्छी कंपनी होती है ना, अपना शेयर हमेशा प्रीमियम पर बेचती है। समझाने के लिए बोलता हूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आज उसको शेयर बेचना है बेटा, शेयर की वैल्यू है 100 रुपए। रिलायंस ने बोला मैं अपना शेयर 110 में बेचूंगा, 100 रुपए का शेयर कैपिटल, 10 रुपए का मैं प्रीमियम चार्ज करूंगा। आप 110 दे दो और शेयर जिसकी वैल्यू 100 रुपए वो ले जाओ। तो कोई पूछे रिलायंस से 10 रुपए किस बात के, कह रहा मैं अच्छी कंपनी हूं, प्रीमियम चार्ज करूंगा, मेरा शेयर हर कोई खरीदना चाहता है, मेरी गुडविल है मार्केट में, मेरी रेप्यूटेशन है, ठीक है ना, हम ट्रस्ट वर्दी कंपनी है, क्योंकि मैं अच्छी कंपनी हूं, मैं तो प्रीमियम चार्ज करूंगा। और बेटा दुनिया पागल है, आप नहीं खरीदोगे कोई और खरीदेगा। और मान लो अगर उसने 1 लाख शेयर इशू करे तो लोगों ने बेटा 1 लाख शेयर पे 110 रुपए पे करने शुरू कर दिए, जिसमें 10 रुपए बेटा किस चीज के हैं, प्रीमियम के नाम के हैं। यानी कि बेटा 1 लाख शेयर पर उन्होंने क्या करा, 10 रुपए का प्रीमियम, तो 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए प्रीमियम के नाम पर। अगेन इट इज अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस, ये तो बिजनेस के लिए प्रॉफिट है बेटा। तो बाबू आपने रिकॉर्ड कर दिया SPR 10 लाख रुपए हमें रिसीव हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10 लाख रुपए रिसीव हो चुका है बेटा। तो आपको किसी को नहीं देना, ये बिजनेस का एक अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। समझ आई बात? क्या होता है SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्या चीज है? तो बेटा अभी तक मेरा एनालिसिस 2 बातों पे हो चुका है, 2 बातें मैंने पेंडिंग छोड़ी है, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा बात करते हैं रीवैल्यूएशन रिजर्व की। बाबू खैर ये समझाना बहुत आसान है, मैं बेटा इसको समझा सकता हूं टी फॉर्म बैलेंस शीट से, ठीक है। टी फॉर्म बैलेंस शीट से समझाना थोड़ा ज्यादा आसान होगा। मान लो बेटा अपने बिजनेस में कैपिटल दिखाई हुई है 10 लाख, ठीक है ना, और बेटा मान लो लैंड एंड बिल्डिंग है इसमें 2 लाख, प्लांट एंड मशीनरी है 3 लाख की, बैंक बैलेंस कैश एंड बैंक बैलेंस है आपके पास 5 लाख रुपए। ऐसे बैलेंस शीट का आपने टोटल किया हुआ है, ठीक है। ये वो लैंड एंड बिल्डिंग है आपने जो 20 साल पहले खरीदी थी बेटा, और आज इसकी वर्थ 2 करोड़ रुपया मान लो, ठीक है। आज आपने क्या करा, आपने बोला कि मैं तो सारी एसेट सारी लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन करना चाहता हूं, दोबारा से इसको वैल्यू करना चाहता हूं, ठीक है ना। बाबू आपको याद होना चाहिए एक प्रिंसिपल आप फॉलो करते हो अकाउंट्स बनाते टाइम, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। पढ़ा है कभी ये हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट? अकाउंट्स पढ़ी है भाई तूने। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता था कि आप अपनी सारी एसेट्स को अपनी कॉस्ट पे दिखाते रहोगे, अपनी परचेज प्राइस पे दिखाते रहोगे। तो 20 साल तक आप इसको अपने परचेज प्राइस पे दिखाते रहे, 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख, जबकि इसकी वैल्यू बढ़ती रही कॉन्टिन्यूसली। आज 20 साल के बाद आपने बोला ये अकाउंट्स ठीक नहीं लग रहे देखने में, मैं क्या कर रहा हूं, अपनी एसेट्स को रीवैल्यू कर रहा हूं। बेटा जब आपने रीवैल्यू करा तो आपने लैंड को दिखाया 2 करोड़, ठीक है जी, दिखा दिया। बाबू हमने तो हमेशा जिंदगी का प्रिंसिपल पढ़ा है, बैलेंस शीट इज बैलेंस्ड। अब बेटा एसेट साइड तो 2 करोड़ दिखा दिए, अब 1 करोड़ 98 लाख का डिफरेंस आ गया जो लायबिलिटी साइड आ गया। यहां किस नाम से दिखाएंगे? यहां दिखाएंगे बेटा इसको रीवैल्यूएशन रिजर्व के नाम से 1 करोड़ एंड 98 लाख। यही है बेटा रीवैल्यूएशन रिजर्व। किस चीज का फायदा क्या है? रीवैल्यूएशन का फायदा क्या है भाई? अपने शेयर होल्डर को करेक्ट इंफॉर्मेशन दो ना। आप लैंड एंड बिल्डिंग को 2 लाख रुपए दिखा रहे हो, एक्चुअलिटी में उसकी कीमत 2 लाख है। कौन सा शेयर होल्डर ऐसा है प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर जो आपकी बैलेंस शीट देखकर अट्रैक्ट हो जाएगा सिर्फ 2 लाख रुपए का? क्या ये सच में ट्रू इंफॉर्मेशन जा रही है शेयर होल्डर तक? नहीं जा रही। तो ट्रू इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए आप अपनी एसेट्स या लायबिलिटी को रीवैल्यू किया करते हो। क्लियर बात? ठीक है सक्षम जी? चलो इतनी बात ओके बेटा, मैंने इन चीजों पे चर्चा कर दी है, देख लो बेटा, कुछ रिपीट कराना है बता देना। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व। बेटा बात करता हूं अब सबसे पहले सरप्लस की। अगेन इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैटर, मैं बता रहा हूं पेपर यहां से आएगा, यहां पर बात करेगा।
बेटा आपको बताता हूं, जब आप किसी पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट या किसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाते हो तो आप क्या करते हो। सक्षम इधर देख लिए बेटा, जब आप किसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट बनाते हो, अगर प्रॉफिट होता है बिजनेस में तो आप लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड करते थे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस 1 लाख रुपी, ठीक है ना। और अगर ये सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती थी तो आप कैपिटल में ऐड करके दिखाते थे, याद है आपको 11th क्लास में आप अकाउंट्स बनाते थे, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉसेस प्लस ड्रॉइंग्स, ठीक है ना बेटा, सॉरी माइनस ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आप करके बेटा बाहर दिखाते थे फिगर, ठीक है ना बाबू। अगर आप पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट्स देखो जो आप मुझसे बुक पढ़ चुके हो, वहां बेटा प्रॉफिट एंड लॉस को सेपरेटली दिखाया करते थे बेटा, अगर प्रॉफिट होता था 1 लाख रुपए ऐसे ही दिखाते थे, अगर ये लॉस होता तो क्या करते थे हम, कहां दिखाते थे, कहां दिखाते थे, एसेट साइड बेटा। तब हम ऐसे दिखाते थे अकाउंट्स को, ऐसे रिप्रेजेंट करते थे, कैपिटल 11 लाख और बेटा एसेट साइड में लॉस दिखा देते थे 1 लाख रुपए का, ऐसे ही चलता था बेटा। आपको बता देता हूं कंपनीज, ये मैं स्टार भी लगा देता हूं इस बात पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बेटा। कंपनीज एक्ट 2013 ने जब शेड्यूल 3 दिया तो उसने बताया अगर कभी भी लॉस आएगा बिजनेस में हम उसको एसेट साइड रिकॉर्ड नहीं करने वाले, हम क्या करेंगे बेटा, इस लॉस को माइनस में रिकॉर्ड कर देंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। यानी कि यहां पर सरप्लस वर्ड मैंने लिखा है, अगर बेटा प्रॉफिट एंड लॉस का पॉजिटिव बैलेंस है यानी कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है तो एज इट इज रिकॉर्ड कर देना, और अगर बेटा बिजनेस में गलती से लॉसेस हो गए हैं तो इसको रिकॉर्ड कर देना एज अ नेगेटिव आइटम, लेकिन रिकॉर्ड ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में ही होगा, ये कोई एसेट साइड रिकॉर्ड नहीं होने वाला। कल मैं एक बात बोल चुका हूं, पार्टनरशिप इज नॉट गवर्नड, सॉरी पार्टनरशिप इज गवर्नड बाय लॉ, बट बेटा उसने कभी बैलेंस शीट का फाइनेंशियल का फॉर्मेट नहीं दिया। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कभी नहीं कहता कि बैलेंस शीट ऐसे बनानी है। कंपनी इज गवर्नड बाय कंपनीज एक्ट 2013 और उसने फॉर्मेट दिया है, और अगर कानून ने कुछ बताया बेटा, मेरी इतनी पावर नहीं है कि मैं कानून को सुपरसीड कर जाऊं, ठीक है ना बेटा। तो कानून ने कहा है अगर प्रॉफिट हुआ तो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस, अगर लॉसेस हुए तो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस एज अ नेगेटिव आइटम, माइनस माइनस लिखेंगे सीधा, रिजर्व्स एंड सरप्लस इसमें लिखेगा माइनस में फिगर बस जो भी होगी, ठीक है ना। ओके बात समझ में आई बेटा। अदर रिजर्व, अभी देखो एक बात बोल देता हूं, हम कभी भी ना इनकी एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार नहीं कर सकते, ठीक है ना, कभी भी एग्जॉस्टिव लिस्ट तैयार नहीं कर सकते। मैं बोलूं ना जी बस इसके अलावा कोई नाम नहीं देगा तो जरूरी नहीं है बेटा, मैंने लिख दिया इसलिए अदर रिजर्व, कोई और रिजर्व का नाम दे तो वो भी दिखा देना। अगर कह दे पेपर जनरल रिजर्व तो दिखाना पड़ेगा, अगर कह दे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखाना पड़ेगा, अगर कह दे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो दिखाना पड़ेगा। तो एग्जॉस्टिव लिस्ट कभी प्रिपेयर नहीं हो सकती। कोई और रिजर्व जिसका नाम मैंने नहीं लिया अगर वो दे देता तो रिकॉर्ड कर देना, ठीक है जी। ओके बात। इसके अलावा बड़े काम की बात, कभी पेपर में किसी भी फंड का नाम दे दे तो वो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही पार्ट होगा। अगेन स्टार, कंफ्यूज करने के लिए बेटा नाम नहीं देगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कह देगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ना नाम दे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कह दे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कोई भी फंड कह दे, कोई भी फंड, हमेशा वो रिजर्व्स एंड सरप्लस का ही पार्ट होगा। देख लो बेटा, कोई समस्या कोई दिक्कत? ओके बात, सारी बात ओके, देख लो बेटा कुछ रह तो नहीं गया, नोट करो इसको बेटा। बेटा नोट नंबर 3 लिखना स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की, सॉरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करते हैं पहले। नोट नंबर 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। इसमें खैर बेटा बहुत ज्यादा आइटम्स तो नहीं आती, ठीक है ना, और ये बहुत इजीली लर्न भी हो जाएगा बेटा।
एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किया हुआ है, कोई भी, बाबू हमेशा ध्यान रखना डिबेंचर को कभी हम प्लेनली नहीं लिखते, हमेशा डिबेंचर के आगे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया जाता है, ठीक है ना। मान लो कंपनी ने 10% डिबेंचर इशू किए हुए हैं बेटा, ये हमेशा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होता है, एक काइंड ऑफ लोन है, ठीक है जी बाबू। इसके अलावा कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए, बेटा डिबेंचर का ही दूसरा नाम बॉन्ड्स होता है, लेकिन आपको परेशान करने के लिए कहता है बॉन्ड्स बताओ बेटा कौन से सब हेड कौन से हेड में जाएगा। तो बेटा बॉन्ड्स और डिबेंचर में कोई अंतर नहीं होता, आप ध्यान रखना, डिबेंचर वर्ड नहीं आएगा तो बॉन्ड आ सकता है। इसके अलावा हाँ गवर्नमेंट को भी नहीं, जरूरी नहीं है, वैसे तो गवर्नमेंट के इशू करने पे बोलते हैं बेटा बॉन्ड, लेकिन वो डिबेंचर्स को ही बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है ना। चलो जी आगे बढ़ना बेटा, आगे बताता हूं आपको बैंक लोन, बैंक लोन या बेटा लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी, किसी भी और पार्टी से आपने लोन ले रखा है या बैंक लोन ले रखा है, और जनरली बेटा वो एक ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने में पे नहीं होने वाला, दैट मीन्स वो एक नॉन करंट लाइबिलिटी है, तो वो हमेशा पार्ट बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। और इसके अलावा बेटा बोल देता हूं पब्लिक डिपॉजिट, ये वर्ड पेपर में बहुत आता है बेटा, पब्लिक डिपॉजिट बेटा अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा, स्टार ये जरूर आ जाता है पेपर में। तो बाबू सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग में गिन के 4 चीजें, गिन के 4 चीजें, ठीक है। 10% डिबेंचर मैंने बोला, बॉन्ड बोला, बैंक लोन, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी या पब्लिक डिपॉजिट, ये बेटा आइटम है ऐसी जो बाबू लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पार्ट होती है, बस, ठीक है। इसको नोट डाउन करो आप। चलो बेटा नोट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। नोट नंबर 4 याद नहीं है, कॉमर्शियल पेपर पब्लिक डिपॉजिट आप पढ़ते थे क्लास 11th में, हाँ वही है बेटा पब्लिक डिपॉजिट। लो जी बेटा नोट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, रिलेट करता है बेटा लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के साथ, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बेटा आपने कुछ प्रोविजंस बनाए हुए हैं बिजनेस में जिनकी पेमेंट 12 महीने में नहीं होने वाली। आपको बता देता हूं जनरली प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड, प्रोविजन फॉर अर्न्ड लीव, प्रोविजन फॉर वारंटी। लो बेटा बस इतना ही पूरा करना है मुझे आज, मैं इन सबके बारे में बता दूं तो मेरा पूरा हो जाएगा मैटर। बाबू करता हूं बात, सबसे पहले प्रोविजन फॉर वारंटी से स्टार्ट करता हूं बात। बाबू आप कोई कंपनी हो नोन एज लेट सपोज LG, या बाबू कुछ और नाम ले लो बेटा, सोनी, कुछ भी नाम ले लो, ठीक है। आप बेटा LED बेचते हो, और बेटा LED मान लो आपका एवरेज कीमत है 30,000 रुपये, ठीक है। आपने बेटा 30,000 रुपये का एक LED बेचा और साल भर में आपने मान लो 1,000 LED बेच दिए, ठीक है बेटा। यानी कि मान लो आपने बेटा रफली 30 करोड़ रुपए के LED, 3 करोड़ रुपए के LED बेच दिए, ठीक है। बाबू जब आपने LED बेचा तो आपने 3 साल की वारंटी दे डाली कि 3 साल तक कोई भी कमी आएगी आप हमारे सर्विस सेंटर जाओ, इसको रिपेयर कराओ, ठीक है। क्या ये बेटा 12 महीने के अंदर अंदर अराइज हो जाएगी लाइबिलिटी? नहीं, 3 साल है बेटा कंज्यूमर के पास, अगर एक दिन पहले भी कमी आ गई तो वो जा सकता है सर्विस सेंटर। बाबू कंपनी बहुत अच्छे से जानती है इन बेटा 1,000, मैंने 1,000 बोला था ना सर, 1,000 LED में से बेटा 10 से 20 में कमी जरूर आती है, और मान लो बेटा उन 10 से 20 में कमी आती है तो एवरेजली एक LED पे 15,000 लग जाते हैं। अगर 15,000 एक LED पे लग जाते हैं बेटा और 20 LED में कमी आ सकती है,
तो कंपनी ने क्या करा, इन पैसों में से 3 लाख रुपए उठाए और बेटा उसको सेपरेटली रख दिया प्रोविजन फॉर वारंटी के नाम से, कि हमने वारंटी दी हुई है, कभी भी ये लाइबिलिटी हमारी अराइज हो सकती है, कभी भी अराइज हो सकती है। तो बेटा ये है प्रोविजन फॉर वारंटी, क्योंकि बेटा जरूरी नहीं है ये 12 महीने में पे हो या एक ऑपरेटिंग साइकिल में पे हो सकता है मैं एग्जांपल में 3 साल वारंटी दे रहा हूं, कंपनियां 5-5 साल की भी वारंटी देती हैं बेटा। ऐसे ही एसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में बेटा 3 से लेकर 5 साल की वारंटी होती है जनरली। तो बेटा आप प्रोविजन फॉर वारंटी क्रिएट करते हो क्योंकि ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, इसलिए ये पार्ट होता है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस का। कोई दिक्कत तो नहीं, बात ओके। प्रोविजन फॉर वारंटी बेटा आपको बता देता हूं, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, ये तीनों एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए ही प्रोविजन है बेटा। समझाने के लिए बोलता हूं, वैसे प्रोविडेंट फंड ग्रेचुटी वर्ड मैंने कभी ना कभी क्लियर करा है, लेकिन दोबारा बता दूंगा आपको। बेटा प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, ये क्या चीज होती है, किसी ने सुना है अर्नड लीव? क्या होता है बेटा, आप किसी स्कूल को पढ़ाते हो, ठीक है ना, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हो, आप एक टीचर हो, स्कूल के एंगल से सोचोगे स्कूल ने क्या कर रखा है, हर टीचर को 15 से 20 छुट्टी अलाउ कर रखी है। या आप बैंक में काम करते हो बेटा, बैंक ने क्या कर रखी है, आपको 15 से 20 छुट्टी अलाउ कर रखी है। या किसी और कंपनी में काम करते हो, 15 से 20 छुट्टी आपको हर जगह पर अलाउ होती है बेटा, ठीक है ना, सिक लीव करके कुछ लीव आपको मिली होती है बेटा। अगर आप उन 15 से 20 छुट्टी नहीं लेते और उन दिनों भी प्रेजेंट रहते हो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको उनके लिए पे करती है बेटा, इनको बोला जाता है अर्नड लीव। मार लो 15 से 20 तो अलाउड है, कोई पैसा नहीं कटने वाला। उन्होंने बोला हुआ है 20 छुट्टी आप मान सकते हो, 20 छुट्टी का कोई पैसा नहीं कटेगा, लेकिन 21वीं होगी तो पैसा कटेंगे। और अगर आप वो 20 दिन आ जाते हो तो उसके लिए पे करती है ऑर्गेनाइजेशन आपको एडिशनली, इसी को बोला जाता है प्रोविजन फॉर अर्नड लीव, इट इज अ एम्प्लॉय बेनिफिट। तो बेटा इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन प्रोविजन क्रिएट करती है, हर साल अपने प्रॉफिट में से थोड़ा सा पैसा अलग रख लेती है कि कुछ एम्प्लॉय जरूर होंगे बेटा जो छुट्टी नहीं मारेंगे और बेटा प्रेजेंट हो जाएंगे, तो उनको हमें पे करना पड़ेगा। दिस इज प्रोविजन फॉर अर्नड लीव। क्लियर बात बाबू? ये तीनों स्पेसिफिक वर्ड हैं, ये इन तीनों का मिलाकर जनरल वर्ड है। तो कई बार पेपर में ये पूछता है प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट कहां जाता है, अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोविजन और मेन हेड इज नॉन करंट लायबिलिटी। कई बार बेटा नाम ये दे देता है, कई बार ये, कई बार ये। बाबू प्रोविडेंट फंड क्या होता है आपको अच्छे से पता होगा बाबू। कई बार आप सुनते हो एक एम्प्लॉय को बोलते हुए कि मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं, मेरा पैकेज 9 लाख पर एनम है, लेकिन मेरे हाथ में, मेरे इन हैंड मेरे पास 7.5 लाख आता है। तो भाई कोई इंसान पूछे जब आपका पैकेज 9 लाख का है तो इन हैंड 7.5 क्यों आता है? बेटा ये 1.5 लाख रुपए कहां चला जाता है? ये 2 जगह जाता है बेटा बाबू, एक तो टैक्सेस और दूसरा प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड अगर आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो एक बैंक अकाउंट होता है बेटा, ठीक है ना। मान लो एम्प्लॉय क्या कर रहा है, 10,000 रुपए महीना प्रोविडेंट फंड में डाल रहा है बेटा, ठीक है ना, जो उसको रिटायरमेंट के टाइम पर मिलेंगे। 10,000 रुपए महीने डाल रहा है तो साल का बाबू 1,20,000 और मान लो 30,000 रुपए के टैक्सेस थे, तो बेटा 1.5 लाख रुपए कटने के बाद उसके हाथ में 7.5 लाख रुपए आया। इंडिया में रूल है बेटा, एम्प्लॉय जितना कंट्रीब्यूट करता है प्रोविडेंट फंड में उतना ही एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। यानी कि अगर आप 10,000 रुपए महीने डाल रहे हो तो आपके एम्प्लॉयर को भी 10,000 रुपए महीने डालना पड़ेगा। दूसरे महीने आपने 10,000 डाला, दूसरे महीने एम्प्लॉयर भी 10,000। क्यों नहीं भाई, रूल है, लॉ है, लॉ। भाई तो अब थोड़ी देर बाद ये तो नहीं पूछेगा ना ट्रैफिक रूल क्यों बनाए? रूल बनाने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होता। रूल मतलब रूल, लॉ है भाई, लॉ है। ये तो सरकार ही बता सकती है जिसने कानून बताया, ठीक है ना भाई। मैंने नहीं बनाया, मैंने बनाया होता पक्का बताता हूं तुझे, ठीक है जी बाबू। अब इस बात को समझो, 10,000 रुपए महीना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, 10,000 रुपए महीना आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है। साल भर बाद आपने 1,20,000 डाले तो आपके एम्प्लॉयर ने भी 1,20 डाले, 2,40। और मान लो 25 साल तक आपके पास जॉब रहती है, 25 साल के बाद आपकी रिटायरमेंट है, तो 25 साल बाद बेटा 60 लाख रुपए डल चुके होंगे आपके एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय ने मिलके डाले होंगे। और बेटा प्रोविडेंट फंड क्योंकि एक बैंक अकाउंट की तरह ही है तो इस पे भी ब्याज लगता है बेटा। बाबू 13 साल में जितना पैसा डला होगा वो डबल भी हो चुका होगा, क्योंकि बेटा बैंक आज भी 13 साल में पैसा डबल कर देता है, तो प्रोविडेंट फंड का भी पैसा डबल हो जाता है।
तो 25 साल में तो बेटा कहीं 8-10 गुना पैसा हो चुका होगा आपका। अप्रोक्सीमेटली आपके रिटायरमेंट पे आपको मिल रहा होगा 2 करोड़ के आसपास, ठीक है ना। आपने डाला होगा बेटा 60 लाख और मिल रहा होगा अप्रोक्स 2 करोड़ के आसपास। तो बेटा अगर आप अब सोचोगे किसी कंपनी के एंगल से, मैं तो कंपनी का अकाउंट बना रहा हूं, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी को पता है प्रोविडेंट फंड में भाई बहुत पैसा डालने हैं, उसके पास एक एम्प्लॉय नहीं है, हजारों एम्प्लॉय हैं बेटा। तो कंपनी क्या करती है, प्रोविजन क्रिएट करती रहती है कि उसको प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही बेटा एक और प्रोविजन क्रिएट करते हैं नोन एज प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। बेटा ग्रेचुटी का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो ग्रेचुटी मीन्स ऑनर। ऑनर मतलब सम्मान देना, ठीक है ना, किसी को सम्मान देना। बेटा देखो अगर आप सिंपली ये कह दो ना कि मान लो एक इंसान आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 25 साल का था तब आया और आज 60 साल का रिटायर हुआ और आज घर जा रहा है बेटा, आप एम्प्लॉयर को कह दोगे ना एम्प्लॉयर इसको ऑनर कर दो, तो बाहर से एक मोमेंटो उठा लाएगा बेटा 100-150 का बेटा और फोटो खिंचवा लेगा और कहेगा लो जी हो गया सम्मान। एक पर्सन ने आपके साथ 35 साल काम करा है, 35 साल, तो बेटा आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसको ऑनर करो। और बाबू इंडिया में एक लॉ है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, वो कहता है ये ऑनर पैसों में दिया जाएगा। और बेटा इसको कैलकुलेट करने का एक स्पेशलाइज तरीका है, जब आप फर्दर इनकम टैक्स पढ़ोगे जब भी जाकर, अगर सीए करोगे तो सीए में पढ़ोगे, वरना बीकॉम में पढ़ोगे कभी जाकर बेटा, तो बाबू वहां पर सिखाया जाता है कि ग्रेचुटी कैलकुलेट कैसे होती है, बहुत सही अमाउंट मिलता है। तो अगेन इट इज ऑल्सो अ रिटायरमेंट बेनिफिट, ठीक है जी। तो बाबू पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी ये भी एक रिटायरमेंट बेनिफिट है। तो बाबू इसके लिए भी एक कंपनी प्रोविजन क्रिएट करती रहती है, क्योंकि हर साल कोई ना कोई एम्प्लॉय रिटायर होगा। आज मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम एज का पर्सोनल काम करता है, उसकी एज 55 साल है, तो उसको पता है 5 साल बाद इसने रिटायर होना है, 6 साल बाद इन 10 ने रिटायर होना है, 10 साल बाद इन 15 लोगों ने रिटायर होना है। उन सबके लिए वो क्या करता रहता है, पहले ही पैसा जोड़ता रहता है कि जब ये रिटायर होंगे तो मैं क्या करूंगा, इनको रिटायरमेंट के टाइम पर ग्रेचुटी पे कर दूंगा। तो ये है बेटा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी। तो बेटा ये सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, अभी आप इसको नोट करेंगे बेटा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।